जय हिंद दोस्तों, मैं इलियास मोहम्मद खान, कोर कमेटी सदस्य, अखिल राज्य राजस्थान ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। मैं आज आपके सामने कुछ मुद्दे लेके आया हूँ और उन मुद्दों पर भी हमारी चर्चाएं होगी तथा उन चर्चाओं में मेन मुख्य चर्चा यह होगी कि क्यों नहीं आरएलएसडीसी का गठन हो रहा है और कब तक होगा ठेका कर्मियों का काम, किस वजह से रुका हुआ है काम। डीजी मोनू सर, आईसीटी वाले राम राम, विक्रम बिट्टू राम जी राम राम साहब, पुरुषोत्तम यादव राम राम, राजकरण गुजर राम राम, विनोद कुमार जी राम राम, शतवंत सिंह राम राम। आप सबका स्वागत है तथा कुछ ही देर में कोर कमेटी के एक और सदस्य हमारे से जुड़ेंगे, क्योंकि जो जुड़ने वाले सदस्य हैं वह बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं तथा बार बार नेताओं के चक्कर काटते हैं तथा किसके लिए हमारा काम रुका हुआ है उसके बारे में भी उनको अच्छे। और विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत जी ने घोषणा की थी कि ठेका प्रथा खत्म करके एक कंपनी का निर्माण किया जाएगा जिसमें राजस्थान के जितने भी ठेका कर्मचारी हैं वह उसमें आ जाएंगे। भागदौड़ की थी, सब लोगों ने भागदौड़ की थी, तो यह काम गहलोत जी के टाइम में बहुत फास्ट हुआ था और काम सबकी मेहनत से हुआ था। आईसीटी कंप्यूटर वाले राम राम जी, और आपके लिए भी हमने लेटर दिया है क्योंकि आप भी कुछ टाइम से स्कूलों से हटा दिए गए हो। अभी थोड़े दिन पहले भी स्कूलों में टीमें गई थी आईसीटी लैब को चेक करने के लिए। उस टाइम मैंने जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बताया था कि भाई टीमें आ रही हैं और आप अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को यह बोल दो कि आपको पॉजिटिवली जवाब नहीं देना है, नेगेटिव देना है कि भाई जब से आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक हटे हैं तब से यहाँ पर कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। तो अब आपने जवाब दिया नहीं दिया ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो हमारी आसपास की स्कूलें थी उनमें मैं खुद जाकर आया हूँ और यही जवाब दिलवाया गया था। जितेंद्र शर्मा जी राम राम, अमर जी राम राम, एम्बुलेंस 108 से 104 से। तो मैं मुद्दा लेकर चला हूं और अब हर दिन हर नए पदाधिकारी के साथ में, यानी ये कह सकते हैं कि आरएलएसडीसी ओब्लिक ठेका कर्मी बराबर मुद्दा एक नई धारावाहिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उनमें जो पदाधिकारी है वह सारे अपने साथ में ऐड होंगे। रोज एक नए पदाधिकारी के साथ में। अलवर से एम्बुलेंस 108 भाई साहब राम राम, तिजारा से राम राम। और आज मेन लाइव आने का कारण ही यही है कि महासंघ बना था, महासंघ तैयार हुआ था। महासंघ के बैनर तले 21 तारीख को, 21 जयपुर शहीद स्मारक में
एक धरना प्रदर्शन हुआ था, आप सबको पता है। लेकिन उस धरना प्रदर्शन के बाद में ठेका कर्मियों के साथ में जो कुछ हुआ, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले गायत्री राठौड़ ने अब सब कहते, उसके बाद में बिजली विभाग के एक कर्मचारी को चप्पलों से पीटा गया था। दिनेश कुमार जी 108 जो धौलपुर से राम जी, जितेंद्र शर्मा जी राम जी, शीश राम गुज्जर अलवर 108 राम जी, आर राहुल राम जी। तो उसके बाद में बिजली विभाग के किसी पदाधिकारी ने एक ठेकाकर्मी के साथ में मारपीट की थी। उसके बाद में कल की बात है, जेके लोन हॉस्पिटल में भी किसी ठेकाकर्मी के साथ में अन्याय हुआ था। अब मुद्दा यह बन रहा है कि ठेका कर्मियों के साथ में यह बार बार क्यों हो रहा है और कहां तक ठेका कर्मी अपनी आवाज पूर्ण रूप से नहीं उठा पा रहे हैं, तथा जहां पर भी उठा पा रहे हैं वहां पर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसके पीछे कोई साजिश है या हमारी कमी है या हम खुद इतने निठल्ले हो गए हैं कि हमें घर बैठे बगैर पैसों के, बगैर मेहनत के नौकरी चाहिए। मिष्टी पारासर जी राम, जयपुर सिटी राम, दिनेश कुमार जी 108 राम जी, मदन लाल जी राम जी आईसीटी लोसल सिक्कर। तो यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई ठेका कर्मी आवाज उठा रहे हैं, ठेका कर्मी के पदाधिकारी आवाज उठा रहे हैं, बार बार सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, बार बार सीएम हाउस जा रहे हैं, जहां भी सीएम या डिप्टी सीएम जाते हैं तो महासंघ के ज्ञापन उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। उनके बावजूद भी जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो उन बैठकों में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठता है। सबसे बड़ा आज का सवाल है, हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठता है कैबिनेट की बैठकों में। मुद्दा नहीं उठने का कारण क्या हो सकता है, यह आपको हमें कुछ पता नहीं है। चीज यह है कि हमारे आंखों के सामने अंधेरा रखा जा रहा है कि ठेका कर्मियों का काम होगा। रोहिताश जी राम जी, श्याम देवना जी राम, मदन लाल जी राम। ये चीजें अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में है कि भाई हमने ज्ञापन भी दिए, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है। काम नहीं होने का कारण कहीं हम खुद तो नहीं है, या कहीं हमारे द्वारा जो पदाधिकारी चुने गए हैं वह अपनी बात तो सही तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, या हमारा कोई अच्छा लीडर नहीं है, या हम लड़ाई सही तरीके से लड़ नहीं रहे हैं। राजेश जी राम सीएम साहब से मिल चुके हैं और भी कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र जी राम, श्याम देवना जी अनूपगढ़ कृषि मंडी से आपको भी राम। तो इन मुद्दों के आधार पर क्या ठेका कर्मियों का काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। क्योंकि
जब जब हम लोग धरना दे रहे हैं, तब तक तादाद बहुत कम आ रही है। और तादाद के साथ साथ क्या पदाधिकारियों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी चीज है। मनीष जी, चॉइस के 400 भी होंगे, 800 भी होंगे, 2400 भी होंगे, 24,000 भी होंगे, ठीक है, और 2,40,000 भी होंगे, क्योंकि जो महासंघ बना है वह 3 लाख कर्मचारियों का बना है। राजेंद्र जी राम राम। जलदाय विभाग से राहुल जी राम राम। ताजकरण जी राम राम। जितेंद्र शर्मा जी, राजपूत बॉय, राजेश जी, दिलीप यादव जी, नमस्ते। तो इन मुद्दों के आधार पर हमारी लड़ाई कब तक है, कब तक नहीं है, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होती है और उस कैबिनेट की बैठक में उस कैबिनेट की बैठक में हमारा मुद्दा नहीं होता है। यह भी कारण है कि क्यों नहीं होता है। और आप सब लोग देख रहे हो कि बार बार संविदा कर्मियों की बात हो रही है और संविदा कर्मियों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उनके मुद्दे पूरे हो रहे हैं। उनकी जो भी कोशिशें हैं वो सफल होती दिख रही है। लेकिन ठेका कर्मियों का मुद्दा जोर शोर से क्यों नहीं उठ पा रहा है, और क्यों कैबिनेट की बैठक में हमारे जो काम है या जो कंपनी बन रही है उस पर मोहर नहीं लग रही है। इन चीजों के आधार पर कहीं पदाधिकारियों की कमी है या कर्मचारियों की कमी है। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि जाहिर भाई हमारे साथ में आ चुके हैं तथा यह एसएमएस हॉस्पिटल से हैं और चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी भी है। तथा मैं और जाहिर भाई आज आपके सामने इसीलिए आए हैं कि इस मुद्दे के आधार पर आए हैं और इसीलिए आए हैं कि भाई क्यों नहीं काम हो रहा है ठेका कर्मियों का, और कब तक होगा, क्या होगा। तो मैं आज एक पदाधिकारी नहीं बन के आया हूं, मैं एक ठेका कर्मी बन के आया हूं। और मैं ठेका कर्मी बन के इसीलिए आया हूं कि जाहिर भाई बार बार अधिकारियों से मिलते हैं, बार बार सीएम हाउस जाते हैं, और इनके पास में क्या न्यूज है ठेका कर्मियों के लिए या आरएलएसडीसी के लिए, तो उस पर विशेष चर्चा होगी। और आज का मुद्दा है आरएलएसडीसी ऑब्लिक ठेका प्रथा कब समाप्त होगी। तो मेरा पहला सवाल जाहिर भाई से यह है कि भाई साहब हमें यह चीज बताइए कि ठेका कर्मियों का काम होगा या नहीं होगा। पहले सभी साथियों को, इलियास भाई को, सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और दूसरा ये कि संघर्ष करने वाले कभी ये नहीं कहते किसी भी परिस्थितियों में कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमारा काम होगा या नहीं होगा। संघर्ष करने वाले हमेशा जीतने के लिए ही संघर्ष करते हैं। कोई भी युद्ध है, कोई भी मैच है,
या कोई भी लड़ाई है वो जीतने के लिए ही लड़ी जाती है, कोई भी लड़ाई हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है। मुझे कुछ सालों 2021 से मैं लगातार इस फ़ील्ड में जो है इस माँगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा हूँ आप जैसे साथियों के साथ। मगर मुझे आज तक कभी नहीं ऐसा लगा कि हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि हमने ठेका प्रथा को ये शोषण रूपी प्रथा है इसलिए हमने ठेका प्रथा को समाप्त करके और किसी ऐसी माध्यम से नियुक्ति लेने की माँग रखी है जिसके के अंदर कर्मचारियों का शोषण ना हो। उनको अन्य जो फैसिलिटी है, नियमित कर्मचारियों की तुलना में जो हमें मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी मिल जाए। ऐसी माँग हमने रखी है हमेशा से और ठेका प्रथा बंद करना मान लेते हैं कि एक बड़ी माँग है मगर उसके नीचे जो छोटी माँगे हैं वो हमारी पूरी होती आ रही है। जैसे कि मैं अस्पताल स्तर पर अगर हमारे चिकित्सा विभाग में या मैं मेरे अस्पताल स्तर पे या मैं मेरे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के स्तर पे बात करूँ तो जो सैलरी के अंदर गैप थे जैसे कि मैन विथ मशीन और मैन पावर की सैलरी है उसमें गैप था। तनख्वाहों में मैन पावर को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, मैन विथ मशीन को कम मिलती थी। हमारे प्रयासों से वो गैप खत्म हो गया है, अभी कुछ महीनों पहले उस गैप को खत्म कर दिया गया है। कुछ पहले एरियर नाम की कोई चीज़ बढ़ी हुई सैलरी जो है वो कई-कई महीनों तक लागू नहीं की जाती थी और लागू कई बार की ही नहीं जाती थी। और जो मिनिमम वेजेज़ जो श्रम विभाग की तरफ से बढ़ते रहते हैं हर 6 महीने में, वो पहले किसी को ये भी पता नहीं था कि हमारे मिनिमम वेजेज़ बढ़ते भी हैं और वो जो उसका कई महीने, कई साल तक जब वो नहीं लागू होते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एरियर के रूप में मिलते भी हैं। कभी कर्मचारियों को और कभी हम जैसे लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन जब ये संघर्ष की शुरुआत की तो ये सब चीज़ें समझ में आई, तो चीज़ें अभी तक भी हमारी किन्हीं कमियों और कमज़ोरियों की वजह से नहीं भी पूरी हो पाई हैं, मगर छोटी चीज़ें हम हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे तो ख़ैर कभी नहीं लगता ये कि हमारा काम नहीं होगा या हम हार जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है, संगठित रहेंगे, तो शोषण से बचेंगे ये तय है। भाई साहब मेरा दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपका अच्छा जवाब था कि भाई संगठित रहेंगे तो आगामी टाइम में हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि जब सीएम गहलोत साहब थे, तो उनके लास्ट महीने में सभी पदाधिकारियों ने बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी की और काम लगभग 80% से ऊपर हो गया। लेकिन ये क्या कारण हुआ है कि भजनलाल जी के आने के बाद में 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी वह फाइल जहाँ पर है वहाँ पर भी पड़ी हुई है। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखो, मैं मेरे नज़रिए से, मेरे दृष्टिकोण में जो मैंने देखा है, जो मैं अनुभव किया, वो मैं बताता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी अगर पटरी से उतर जाए, बात मेरी जो करते-करते मैं पटरी से उतर जाऊँ, तो इस सवाल को दोबारा दोहरा देना क्योंकि सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक जी, तो कुछ नकारात्मक लोग या कोई कोई भी अगर ये कहे कि ठेका कर्मचारी संगठन है या ठेका कर्मचारी पदाधिकारी हैं, वो आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं और बिल्कुल कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली है, तो ये कहना गलत है। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा के अंदर ठेका प्रथा को समाप्त किया, आरएलडीसी कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा की। उसके बाद हमने फिर संघर्ष को जारी रखा, जोर लगाया, तो वो कैबिनेट में भी अंतिम समय में, अंतिम दिन, रात को जाकर के वो कैबिनेट में पास हुई, मगर फाइल पास हुई। तो ठेका तो राजस्थान के सरकारी विभागों में और सरकारी विभाग बोर्ड निगमों में इतिहास के अंदर पिछले 15-20 सालों से चलते आ रहे हैं। ठेका प्रथा तो 15-20 सालों से चलती आ रही है और पिछले साल गहलोत साहब ने इसको बजट के अंदर समाप्त किया और आरएलडीसी की घोषणा की। तो ये ठेका कर्मचारी संगठनों की, आप जैसे पदाधिकारियों की या और जो हमारे समस्त प्रदेश के पदाधिकारी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, ये उन सबकी जीत थी। ये नहीं कह सकते कि हमने संघर्ष किया, हमने प्रयास किए समय-समय पर, तो हमें हार मिली। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बजट के अंदर बजट से बड़ी और क्या चीज़ मानोगे? किसी प्रदेश की सरकार है, प्रदेश का विधानसभा, प्रदेश का बजट सत्र है, बजट है, उसके अंदर घोषणा होना और कॉर्पोरेशन की घोषणा होना, ये सब जीत है हमारी। हम यहाँ तक लेकर जी, आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नहीं कम से कम 5, 7, 10
बड़े मंच मंच से ये बार-बार इस बात को दोहराया कि मैंने ठेका प्रथा समाप्त कर दी है और मैंने आपके लिए कॉर्पोरेशन बनाई है जो कि सरकारी कंपनी है। बार-बार की, तो ये हमारी जीत थी। अब जीत से आगे बढ़ने की बात है, ये सरकार की पिछली कमी रही कि सरकार नोटिफ़िकेशन ना जारी करके और आधार में छोड़ चली गई। अगर बचा-खुचा नोटिफ़िकेशन भी निकाल देती, तो हम आज मजबूती से और ये माँग कर पाते कि नोटिफ़िकेशन निकलने के बाद और काम बाकी का आसान हो जाता। मगर पिछली सरकार इसको बीच में छोड़ के चली गई, नींव ज़रूर रख दी। इस सरकार में आए, हमने काम को खत्म तो नहीं होने दिया, मशाल को जलाए रखा और काम तेज़ी से आगे बढ़ा भी। लेकिन एक समय पे आकर के आप सब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी और डिप्टी सीएम मैडम के पास हमारी 2 फाइलें आज तक लंबित है, आज 6 महीने का समय पूरा हो गया। बार-बार हम मिले, हमने अभी धरना भी दिया 21 तारीख को। काम को आगे बढ़ाया है, ये भी संगठन की जीत है कि हमने उन फाइलों को हमने सोचा था कि सरकार बदल गई है और अब ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि नोटिफ़िकेशन भी नहीं निकला है इसका। मगर हमने अपने प्रयासों से और आप सबकी संघर्ष से इसको लगातार इसको जो है हाइलाइट रखा, इसको चर्चा में रखा और सरकार ने तेज़ी से काम भी किया, सब कुछ किया। मगर अब आखिरी बार जो है वो 6 महीने हो चुके हैं लगभग, हमारी 2 फाइल जो है वो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के पास अटकी जो आज तक नहीं निकली है वो। हमने ध्यानाकर्षण के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि कमी कहाँ रह रही है? बार-बार कर्मचारी हमेशा से ये कहते आ रहे थे कि ठेका कर्मचारी संगठनों में एकता नहीं है, सब अलग-अलग बिखरे हुए हैं। जी। कोई विभाग कहीं और भाग रहा है, दूसरा विभाग कहीं और भाग रहा है, एक संगठन कहीं और चल रहा है, दूसरा संगठन कहीं और चल रहा है। मैं आज आपको ये साफ कर दूँ कि ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ के माध्यम से हमने सबको एक मंच पर लाने के लिए पूरे प्रयास किए और एक मंच पर लेकर के भी आए। बहुत सारे विभाग, बहुत सारे संगठन जो बड़े-बड़े इस प्रदेश के बड़े जाने-माने और बड़े संगठन हैं, जो इतिहास के अंदर कई सालों से अपना नाम दर्ज करा चुके हैं ऐसे संघर्ष के लिए। वो सब संगठन, वो सभी विभाग ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले एक मंच पर आए। हमने 21 तारीख को धरना भी दिया। वक़्त को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हमको धरना देना था। सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए हमने धरना भी दिया। पूरे प्रयास किए, बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। ये हम जानते हैं, सभी बातें खुले मंच से सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं सकते। बड़ी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किए। संयुक्त महासंघ पूरी तरह से एकजुट, हमारे में कोई विवाद आपस में संगठन के पदाधिकारियों में, संगठन के किसी भी विभाग में आपस में कोई विवाद नहीं था। सभी एकजुट थे। ऐसे-ऐसे संगठन और पदाधिकारी भी थे, जो बिल्कुल विरोध में थे, मगर उस दिन 21 तारीख को सब एकजुट होकर के एक मंच पे, एक बैनर के नीचे आए। क्यों? क्योंकि माँग हमारी एक ही थी। जो जिनको जो अपनी माँग के समर्पित हैं, जो अपनी माँग है हमारी कि ठेका प्रथा एक शोषण रूपी खराब प्रथा है जिसको कि समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर किसी का भी फ़ायदा नहीं है। कर्मचारी से लेकर के, आम जनता से लेकर के सरकार सरकार तक का सभी का नुकसान है इस प्रथा के अंदर। तो वो माँग को लेकर के हम चलते आए थे और सभी ने एकजुट होकर के एक मंच से आह्वान किया था और सभी ने एकजुटता भी दिखाई थी। अब अगर कहीं कमी रही, तो आप यकीन मानिए वो कर्मचारियों की थी। आपको मंच पर बहुत सारे संगठनों के, बहुत सारे विभागों के अलग-अलग प्रदेश अध्यक्ष खड़े दिखाई दिए होंगे। जब आप वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे, कोई भी क्लिपिंग देखेंगे, कोई फ़ोटो देखेंगे, आपको वो दिखाई देंगे कि सभी एक मंच पर थे। मगर हमने परमिशन भी जितने लोगों के लिए ली थी धरने के लिए, उतने लोग भी परमिशन में आ गए थे। वो कभी-कभार दिखते कम इसलिए हैं क्योंकि ये कमी है हमारे कर्मचारियों में कि वो समोसे, कचौड़ी खाने, नाश्ता करने और घूमने के लिए निकल जाते हैं। आते तो धरने देने के लिए, घूमने के लिए इधर-उधर निकल जाते हैं, तो फिर वो जो वास्तव में संख्या होती है, वो भी दिखने में कम हो जाती है। ये कमी थी हमारी, लेकिन असल बात ये है कि कर्मचारियों ने एकजुटता नहीं दिखाई है, पदाधिकारी सभी एकजुट हैं, विभाग सभी एकजुट है, कोई इक्का-दुक्का नहीं भी है, तो वो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, इक्का-दुक्का नहीं भी है, तो बाकी प्रदेश के इतने सारे विभाग एकजुट हैं और इतने सारे पदाधिकारी एकजुट हैं, तो इक्के-दुक्के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब एकजुट थे, कमी थी तो कर्मचारियों की थी, कहीं पदाधिकारियों की, विभागों की और बैनर की, महासंघ की कोई कमी नहीं थी। कर्मचारियों ने जो कमी दिखाई है, वो उनकी गलती है। अब कर्मचारी अपनी माँगों के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना वो चाहते हैं,
ये आप देख चुके हो। इस खुले मंच से मुझे समझाने की मुझे लगता है आवश्यकता होनी नहीं चाहिए कि कमी कहाँ हाँ, है। मेरे एक छोटी-सी बात है कि बार-बार आंदोलन भी हो रहे हैं, बार-बार सरकार तक ज्ञापन भी पहुँचाए जा रहे हैं और ये एक कुप्रथा है, ठेका प्रथा। लेकिन आज तक बीजेपी सरकार के किसी भी लीडर ने या सीएम ने या डिप्टी सीएम ने कहीं भी किसी मंच से ये नहीं कहा कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे। तो इसके पीछे हम लोग क्या माने कि भाई इसमें ठेका कर्मचारियों की कमी है और है तो क्यों है? देखिए, सरकार ने आप ये कहिए कि हाँ नहीं करिए कि हम हाँ करें। हालाँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम स्वाभिमान सिंह चिकित्सालय वो जो अपने रूटीन चेकअप के लिए आए थे, तब हम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। सार्वजनिक मंच से या किसी मीडिया के माध्यम से उन्होंने शायद कभी नहीं कहा हो कि ठेका प्रथा हम समाप्त करेंगे, मगर कभी मुझे नहीं लगता उन्होंने मना भी किया होगा। अगर उन्होंने ज़्यादा सार्वजनिक मंच से हाँ नहीं भरी है खुलेआम, तो कभी उन्होंने मुझे नहीं लगता कभी ना भी कहा होगा कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। हमने इतनी बार कुछ बार हमने स्वयं साहब से मुलाकात की है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये काम हमारे संज्ञान में है, आपके लेटर हमें मिलते रहते हैं और आपकी माँग हम पूरी करेंगे। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम आपकी माँग पूरी करेंगे। हम उनके ओएसडी साहब से जब उनके विशेषाधिकारी से बंगले पर मिलते हैं, मुख्यमंत्री निवास पर, तब भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि अ, ब हम आपकी ये माँग कभी पूरी नहीं करेंगे या ये माँग पूरी होने लायक नहीं है। ऐसा उन्होंने अभी आज तक मना नहीं किया है कभी भी। हाँ, अगर पूरा नहीं किया है तो वो कमी कुछ वो भी हो सकता है देखना चाहते हो। भई 2 लाख कर्मचारियों का ठेका कर्मचारियों का ये काम है और 2 लाख ठेका कर्मचारियों में से संतुष्टिजनक लोग भी जाकर के एक मंच नहीं, एक मैदान के अंदर इकट्ठे होकर के ये नहीं कहते हैं कि हमारी माँग है ये और हमें ये चीज़ चाहिए। ये ज़रूरी है, ये एक बेसिक सी साधारण सी चीज़ है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम अब ये डिमांड कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं कि हमें चाहिए। पर उसके लिए हम एक पर्याप्त संख्या बल, पर्याप्त संख्या सबसे बल बड़ी चीज़ है पर्याप्त को संख्या बल। हाँ, इसको क्या शब्द कहें, क्या इसके लिए वाजिब शब्द मुझे नहीं मिल रहा कि 2 लाख लोगों का काम है, आप खुद सोच लीजिए कि कितना संख्या बल हमको ज़रूरत है, जिसके अंदर की सरकार भी ये समझे कि हाँ, ये पर्याप्त है और ये ठेका प्रथा समाप्त करवाना चाहते हैं। अब हम संगठन से जो यूनियन चला रहे हैं या हम पदाधिकारी जो भी अपने-अपने ज क्षेत्र के अपने-अपने विभागों के, वो हम लगातार सालों से कई अपनी माँग को रखते आ रहे हैं, मगर सरकार इससे संतुष्ट हो सकता है, नहीं हो। वो चाहती हो कि ये तो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर्मचारी कितना चाहते हैं, ये सरकार देखना चाहती हो कि कर्मचारी वास्तव में ठेका प्रथा समाप्त करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। अब उस जगह आकर के हो सकता है हम पिछड़ते हो, क्योंकि कर्मचारी स प्रशासन और सरकार कैसे देखेगी कि ये ठेका प्रथा समाप्त करवाना चाहते हैं कि नहीं। किसी दिन एक मैदान में एकजुट होकर के और बड़ी संख्या के अंदर अगर आप ये इकट्ठे होकर के कहोगे कि नहीं हमें ये हमारी माँग है, ये वाजिब माँग है, हमें ये सरकार से पूरा करवानी है। तभी सरकार को पता लगेगा कि ये काम माँग है इनकी और हमें पूरी करनी चाहिए। बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। आज ये एक सर्वे की तरह हो गया। अगर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आप मैदान में आकर के नहीं कह रहे हो, तो इसका मतलब आप चाहते नहीं हो। सरकार को मैसेज ये जा रहा है कि आप चाहते नहीं हो, ये काम ही नहीं करवाना चाहते हो। एक दूसरा नवीन कुमार जी का मैसेज आया है कि एक वकील की व्यवस्था की जाए महासंघ की तरफ से। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? नहीं, वकील की अच्छी बात है। वकील के लिए देखिए जितने प्रदेश से जो लोग कई बार हटाए जाते हैं हमारे ठेका कर्मचारी या परेशान किए जाते हैं जिनकी नौकरी पर बनाती है। कई लोग ऐसे हैं जो मैंने पिछले कुछ समय में अभी इन कुछ दिनों में, इन कुछ महीनों में मैंने अभी उनको माननीय हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया है। तो वकील तो हम भी कोर्ट में अपील कर चुके हैं, स्टे पर नौकरी कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी भेजते रहते हैं। तो वकील तो हैं और किसी को कोई समस्या है तो अभी भी ये तो करने की बात क्या है, हम करते रहते हैं ये सब। अभी भी कई लोगों को स्टे मिले, तो तो जो वकील तो है। लाइव हैं अभी, जो इस लाइव को देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको सारे ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आगामी जो क्वेश्चन ज़ाहिर भाई से होगा, वो बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन होगा और इसका जवाब भी बहुत टेढ़ा होगा। इसके लिए एक बार हो सकता है थोड़े ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ तो अच्छा हो। एम्बुलेंस, ठेका कर्मचारी और जो आईसीटी वाले हैं, जो कृषि मंडी वाले हैं, ये सारे लोग
और जितने भी ठेका कर्मचारी यहाँ पर है, वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और लोगों को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। क्योंकि लगभग 47, 49 या 53, 55 तक पहुँच रही है संख्या। तो मेरा अगला सवाल ये है ज़ाहिर भाई साहब कि आपने 21 तारीख को धरना दिया था जी, इलियास और भाई। आपको परमिशन मिली थी 500 आदमियों की जी। और 500 आदमी मैदान में उतरे थे और यह धरना महासंघ के बैनर तले पहला धरना था। तो इसके बारे में आप कुछ बातें हमें बताइए। देखिए 500 लोगों की परमिशन मिली थी और कुछ लोगों ने हमारा इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित किया था मंच पर से ही कि धरने की शायद तारीख कुछ आगे पीछे हो जाती तो संख्या ज़्यादा रहती। पर्याप्त संख्या जितने 500 लोगों की परमिशन ली गई थी, उतने लोग पहुँचे थे धरने में। धरना सफल रहा था। मगर मैंने बताया अभी कुछ थोड़ी देर पहले कि हमारे कर्मचारियों की एक कमी है कि धरने का समय जो है वो 11 बजे से शुरू होता है। ज़्यादातर परमिशन 11 बजे से दी जाती है। इस बार 12 बजे से थी। 11-12 बजे बहुत होता है समय। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, कोई भाई हमारे बहन भाई हमारे 5 बजे भी उठते हैं, कोई 6 बजे भी उठते हैं, 7 बजे भी उठते हैं, 8 बजे भी उठते होंगे। 8 से लेकर के 11-12 बजे तक का समय बहुत पर्याप्त होता है। इसमें वो फ्रेश होकर के अपना खा पी करके नाश्ता करके आ सकते हैं और मंच मंच पे पंडाल के अंदर धरने के अंदर आकर के वो अपना समर्पण जो है अपनी माँगों के प्रति वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये फिर वही बात आती है कि वो ठेका कर्मी हैं हम ठेका कर्मी हैं, हमारी कमी है कि हम आते हैं लेकिन एन्जॉय और उसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं और पंडाल में टिकने की बजाय, धरने के अंदर टिकने की बजाय, हम नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं, चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। मैंने, आपने, कई पदाधिकारियों ने मंच से बार-बार इस चीज़ को अनाउंस किया, घोषणा की कि कृपया करके टिक करके पंडाल के अंदर बैठें, ताकि हम अपना समर्पण जो है हमारी माँगों के प्रति और हम जिन माँगों के लिए यहाँ इतना कीमती समय और अपना पैसा खर्च करके यहाँ आज धरने में आए हुए हैं, उसको हम अपना समर्पण जो है वो प्रशासन और सरकार को दिखा सकें। मगर मैं फिर कहता हूँ कि संख्या तो जितनी हमने बुलवाई थी और जितने की परमिशन थी उतने पूरे थे। मगर वो नाश्ता करने, चाय पीने, मनोरंजन के लिए इधर-उधर निकल जाते हैं वो, फिर वो संख्याएँ कम दिखती हैं। तो आपके हिसाब से मुझे ये बताइए कि जो महासंघ का पहला धरना था, उसमें आपने थोड़ी-सी मेहनत में ही 500 लोग इकट्ठा किए और धरना हुआ था और मीडिया में ज़ोर-शोर से आवाज़ उठी थी। और आपको लगभग 1 बजे के आसपास सीएमओ से मिलाने के लिए भी ले गए थे, तो वहाँ पर सीएम हाउस में जो आपकी वार्ता हुई थी वहाँ के अधिकारियों से, उस वार्ता के बारे में कुछ इन लोगों को आप बताइए? देखिए वार्ता हम उस दिन जो है बिज़ी थे इस वज़ह से ज़्यादा बता नहीं पाए थे। सभी लोगों को शायद इतना पता है कि विधायक पाली से जो विधायक हैं शोभा चौहान जी, हम सिर्फ़ उनसे ही वार्ता कर पाए थे। वो ऐसा नहीं है, शोभा चौहान जी से हमने वार्ता की थी, वो खुद इसके अंदर इंटरेस्टेड थी वार्ता के लिए। उनके विधानसभा क्षेत्र के कुछ हमारे ठेका कर्मचारी थे जो कि हमारे धरने में उपस्थित थे, हम उनके ज़रिए उनके से संपर्क में थे, उन्होंने बुलाया था हमें। अच्छे से उन्होंने बात की है, हमारी माँगों को उन्होंने सरकार के समक्ष रखने के लिए वादा भी किया था और एक डिज़ायर भी लिख कर के दी थी। सरकार क्योंकि उन्हीं की है, उन्होंने डिज़ायर भी लिख के दी थी, मगर उससे पहले जो हमारा था कार्यक्रम, हमें ओएसडी जो विशेष अधिकारी हैं मुख्यमंत्री निवास पे, मुख्यमंत्री जी के मनोज कुमार शर्मा जी, हमें उनसे हमारी वार्ता करवाई गई थी। सीआईडी के पुलिस के माध्यम से ये प्रोसेस होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। हमें उनके मनोज कुमार शर्मा जी से वार्ता करवाई गई थी और जैसी भी वार्ता हुई थी वो पता है आपको कि जवाब यही मिला था कि कार्य आपका जो है संज्ञान में है और वक़्त लगेगा क्योंकि ये पॉलिसी है सरकार की, तो मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। तो आप जो है अपने कार्यक्रम जो भी है सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए वो शुरू रखिए, चालू रखिए और जल्दी आपकी सुनवाई होगी। ये हमारी इस प्रकार से जो है वो वार्ता हमारी 2 जगह वार्ता हुई थी। मुख्यमंत्री निवास पे मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकारी जी से वार्ता हुई थी और उसके बाद शोभा चौहान जी जो है मिले हैं विधानसभा क्षेत्र पाली से, उनसे भी हमारी वार्ता हुई थी। तो मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी हैं, उन्होंने एक छोटी-सी बात कही थी आप लोगों को कि भई आप बार-बार सरकार का गेट बजाते रहो। उनका इशारा था, उस टाइम मैं भी आपके साथ में था
तो गेट बजाने का मकसद क्या उनका? देखिए, हम तो संविधान मानने वाले कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, ठेका कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, जो भी मान लीजिए। हमें संविधान को मानने वाले कर्मचारी हैं, नागरिक हैं और संवैधानिक तरीके से ही अपने सारे धरने प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन या ध्यानाकर्षण प्रदर्शन सब करते आए हैं। और एक कर्मचारी को या एक नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का सरकार के समक्ष ध्यानाकर्षण के लिए एक तरीका क्या हो सकता है? वो संवैधानिक तरीका यही हो सकता है कि हम एक मैदान में इकट्ठे होकर के ज़्यादा करें तो सरकार की परमिशन से पुलिस प्रशासन की परमिशन से इकट्ठे होकर के और हम सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए अपनी माँग है। ये संवैधानिक तरीका है, इसके लिए कोई इसके लिए मना नहीं करना चाहेगा, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी। और क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इसलिए किसी ने हमको मना नहीं किया। हमेशा इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए सबने हमें प्रोत्साहित किया है कि ठीक है, आप इस तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो उठाइए। महासंघ की आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, महासंघ की आगामी रणनीति के लिए हम संघर्ष करते आए हैं। दिवाली का समय था, त्योहार का समय था। साल में हमारा भाइयों का, हमारा सभी का दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली की वजह से, दीपावली की वजह से हमने कुछ समय छूट दी थी और हालाँकि हमारी अंदरूनी जो गतिविधियाँ हैं, जो संगठन को चलाने की और अपनी माँगों को लेकर वो अंदरूनी गतिविधियाँ तो चालू हैं। बाकी बड़े स्तर पे जो आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए जो रणनीति है या कोई ऐसा कुछ करने का है, वो अभी दीपावली की वजह से थोड़ा-सा हमने उसको स्लो किया था। अब सबके त्योहार मन गए हैं, हम दोबारा से नई रणनीति से, नई तरीके से उसको दोबारा से इस पर चर्चा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। देखिए, एक मुद्दे की बात ये है कि जी हाँ। ये महासंघ के माध्यम से या हम पदाधिकारियों के माध्यम से हम हमेशा तत्पर हैं, इस कार्य को कराने के लिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा है कि कमी रही है, तो वो कर्मचारियों की वजह से रह रही है। अभी आप बार-बार कर्मचारीगण जो हैं, हमारे ठेका कर्मचारी भाई हैं, वो ये कह कर के बहाने मत बनाइए कि सभी एकजुट नहीं है, सभी को एक मंच पर आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एकजुट नहीं है, सभी एकजुट हैं अब। अब ये बहाना आप मत बनाइए कि सभी एकजुट नहीं है। सभी एकजुट हैं, सभी को एक मंच पे भी हैं, सभी पदाधिकारी, सभी विभाग। अब कमी है तो वो कर्मचारियों की है और कोई बहाने बनाने की बात नहीं है इसके अंदर। और कोई ये कहे कि ड्यूटी से छोड़ कर के आने में डर लगता है, तो अगर ऐसे डर लगता रहेगा, कर्मचारी कोई नहीं हटे ड्यूटी से। अभी मान लो 500 लोगों के धरने की परमिशन थी, 500 लोग धरने में आए थे, तो कोई एक भी बता दे हमें कि किसी को नौकरी से हटा दिया गया हो। 500 लोग भी कम कम संख्या थोड़ी होती है कोई। 500 लोगों को खड़े करके देखिए आप कितने लोग होते हैं। और मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि 500 लोगों में से कोई एक भी हमारी माँगों को लेकर के धरने में आया है, इस वजह से या यूनियन को सहयोग करता है, इस वजह से अगर कोई हटा दिया गया, तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर कोई हटा दिया गया तो आज नहीं तो 2 दिन बाद और 4 दिन बाद दोबारा बता दीजिए हमें कि कोई हटा दिया गया। तो जब इस बार नहीं हटाया है, पिछले धरने में कोई नहीं हटाया, तो फिर क्यों बहाने बनाते हो कि कोई हट जाएगा? जो हटे होंगे, इक्का-दुक्का लोग वो अपनी गलती से हटे होंगे, गलती होती है इंसान से, कर्मचारी से भी, वो अपनी गलती से हटे होंगे। धरने प्रदर्शनों पे और ये संवैधानिक तरीके से इस तरीके के आयोजनों से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, ना कोई नौकरी से हटाता है, ना आपको हटाया जा सकता है, ना कोई हटा है। ये डर मन में से निकाल दीजिए, फिर भी आप एडवोकेट करने की हायर करने की बात अगर कहते हैं तो अच्छी बात है, एडवोकेट हायर करने के लिए हम पहले से संपर्क में हैं एडवोकेट के। मगर अगर फिर आप सभी को इसके इनके एडवोकेट के माध्यम से अगर किसी को समस्या आती है तो बताइए ना। बहुत लोग अभी गए, स्टे भी लिया है, नौकरी अपनी बहाल करवाई है, काम भी कर रहे हैं वो लोग। अगर किसी को समस्या आती है तो बताइए। दूसरा, जो लोग पिछले साल हमारे साथ थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण जी। मैसेज है। जो पिछले साल थे, ये ठेका कर्मचारियों की टीम जो है वो बार-बार बदलती रहती है। हम वहीं खड़े इस हुए हैं। बदलने का कारण क्या है? इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा कि ठेका कर्मियों की टीम बदलने का मुख्य कारण क्या है? मैं या वही कह तो रहा हूँ। पदाधिकारी बिकते हैं और या पदाधिकारी हार मान के साइड में हो रहे हैं। इनके पीछे इन दोनों में से कोई एक कारण तो होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि 2021 में हमने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी जब कोरोना की पहली लहर आई थी और तब से कभी रैली करना, कभी कैंडल मार्च, कभी प्रदर्शन, कभी हड़ताल, कभी कुछ, इसलिए शौकिया तौर पे नहीं कि हमें शौक है या हमें नेतागिरी करनी है या हमें संगठन चलाने हैं, हमारा कोई इससे फायदा है, या ऐसे नहीं।
जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हम मांग लेके निकले थे कि ठेका प्रथा समाप्त हो, और वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। 2021 के बाद से 2024 हो गया, तो वो मांग पूरी नहीं हुई है। वो जरूरत है, इस वजह से हम करते आ रहे हैं। मगर इसमें देखने की और ध्यान करने की बात ये है कि 2021 से लेकर के 2024 तक में टीमें बार-बार बदलती आ रही है। हम वहीं खड़े हुए हैं आज भी। हमारा वही स्टैंड है, वहीं उसके खड़े हुए उसके हैं। पीछे क्या कारण है टीमें वही बदलने के पीछे? वही संगठन है, वही पदाधिकारी, मैं भी वही हूँ, माँग भी वही है, अस्पताल भी वही है, विभाग भी वही, कर्मचारी वही है, लेकिन टीमें बदलती रहती हैं। यूनियनें बदलती रहती हैं, टीमें बदलती रहती हैं। मुझे एक बात ये इसका जवाब मिलना चाहिए सभी को कि जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो कि यूनियन को चलाते जी, हैं, वो खड़े होते हैं, समय-समय पर खड़े होते हैं। कोई समय आता जी। है वो खड़े होते हैं, माँगों से कोई मजबूती से रखते हैं, फिर कुछ महीने बीतते हैं, फिर वो उस माँगों से पीछे हट जाते हैं, वो पद नहीं छोड़ते हैं। पद वो उनका अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या जो भी है प्रदेश के जो भी स्तर के पदाधिकारी हैं, जिस भी पद पे, पद उनका आज तक वही है 3-4 साल के अंदर। पद नहीं छोड़ा उन्होंने, यूनियन भी नहीं छोड़ी है। उससे ऊपर ही भले ही बढ़ गए हों, मगर उन्होंने अपने साथी छोड़ दिए। अपनी डिमांड को जो है कमज़ोर कर लिया। अभी ये बार-बार जो है टीम चेंज क्यों होती रहती है? अभी शक सारा ये जाता है कि जो लोग खड़े होते हैं बार-बार टीम बना करके, उनको ठेका प्रथा बंद करवानी है या उनका उद्देश्य कुछ और है। अगर ठेका प्रथा बंद करवानी है तो फिर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? ठेका प्रथा तो बंद हुई ही नहीं है अभी। कोई और मैं बड़ा एक ठेकाकर्मी होने के कारण एक छोटा-सा मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ये जो बार-बार पदाधिकारी बदल रहे हैं या धरने में नहीं आ रहे हैं, केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो उनके पीछे क्या है कि या तो वो बिकते हैं और या वो डरते हैं। इनमें से कोई बड़ा एक कारण हो सकता है कि ये जो पदाधिकारी है वो सामने नहीं आने का? देखिए, डरता वही है जो बिकता है। जो बिका नहीं है उसको डर काहेगा? अगर किसी की कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई कमज़ोर को ऐसी कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है जिसकी, वो क्यों डरेगा? और डरेगा वही जिसकी कोई कमज़ोर कड़ी है। तो अगर कोई बिका है तो वो डरेगा। हम मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ या आप हैं या जो भी और हमारे साथ पदाधिकारी भाई हैं, महासंघ के या दूसरे अन्य भी जो भी हैं, वो डट करके कुछ साल पहले भी खड़े थे, डट करके आज भी खड़े हुए हैं। वही माँग है हमारी, वही चेहरे हैं, वही कर्मचारी हैं, वही विभाग हैं, वही सरकारें हैं। हम आज भी खड़े हुए हैं, हमें आज भी डर नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है डर। और कुछ पदाधिकारी जो हैं वो समय-समय पर खड़े होते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, पूरा जोश से जो है वो मांगों को अपनी आगे बढ़-चढ़ करके रखते हैं, पर फिर कुछ समय आता है, कुछ महीने बीतते हैं, कुछ दिन बीतते हैं कि उनकी वो पीछे हट जाते हैं, मांगें कमज़ोर हो जाती है उनकी। मैंने कई पदाधिकारियों को जो है वो सुपरवाइज़र बनते देख रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ ठेका प्रथा को समाप्त करवाना, इन कर्मचारियों की भावनाओं के साथ हम जो भावनाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, इनका पैसा खर्च करवाना, इनको साथ लेके आना, इनको रिस्क पर लेके आना, इनकी नौकरियों को रिस्क पर रखना, सब करना और उसके बाद फिर हम अपनी माँगें पूरी हुई नहीं और हमने रजिस्टर और कलम थाम लेते हैं सुपरवाइज़र बन करके, हम उन्हीं कर्मचारियों की हाज़िरियाँ लगवाने लग जाते हैं। तो वो इक्का-दुक्का जो सीटें हैं ना जिस जगह, जो मान लो जैसे कि आपका कृषि विपणन है या चिकित्सा विभाग की जो सीएससी, बीएससी यहाँ पे 1, 2, 4 ऑपरेटर काम करते हैं या दूसरे कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई इस बात की वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन बड़े शहरों में, बड़े मेडिकल कॉलेजों में या बड़ी ऐसी जगहों पर जहाँ पे हज़ारों-हज़ारों की संख्या में एक ही बिल्डिंग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेका कर्मचारी। वहाँ जो ये यूनियनें चलती हैं, ये जो आगे बढ़-चढ़ करके अध्यक्ष बनते हैं, यूनियनें बनाते हैं, फिर नारे लगाते हैं, ठेका प्रथा बंद करो और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो सुपरवाइज़र बन के बैठ जाते हैं। देखिए, 2 में से एक ही काम हो सकता है, दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी शब्द हैं, सुपरवाइज़र और यूनियन लीडर। यूनियन लीडर का काम होता है, ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, ज़रूरत पड़ने पर संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाना और उसमें चाहे व्यवस्थाएँ बिगड़ती हों, तो फिर बिगड़ती हैं। हमारे को संविधान ने अधिकार दिया है, व्यवस्था बिगड़ती है, तो बिगड़ती रहे फिर, क्योंकि ये तो सभी का अधिकार है, हम तो बहुत छोटे लेवल पे कर्मचारी हैं। बड़े-बड़े जो ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े जो पदों पर बैठे हुए कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो भी हड़तालें करते हैं, वो भी आंदोलन करते हैं। तो ये तो हमारा अधिकार है। तो ये एक तरफ यूनियन को लीड करना और दूसरी तरफ सुपरवाइजर बनना। सुपरवाइजर का मतलब होता है सुपरवाइजर का काम होता है व्यवस्थाओं को बनाए रखना। किसी भी हाल के अंदर अगर व्यवस्थाएँ बिगड़ती हैं, तो उसको बिगड़ने ना देना
अगर कर्मचारी उठ करके चले गए हैं, कार्य का बहिष्कार कर दिया है, तो कहीं से भी कर्मचारियों का इंतजाम करना और व्यवस्था को चलाए रखना, काम को रुकने ना देना। तो अब हमारे पदाधिकारी जो हैं और हमारे नेताजी जो हैं, वो एक तरफ तो अध्यक्ष बन के बैठे हैं यूनियन के, अभी भी बहुत सारे हैं जो कि यूनियन के अध्यक्ष भी बन के बैठे हुए हैं और सुपरवाइजर भी बन के बैठे हुए हैं। तो आप करना क्या चाहते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने साल हो गए हैं। मैं सार्वजनिक मंच से इलियास भाई, मैं या कोई और ऐसे कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये वीडियो न जाने कहाँ-कहाँ जाएँगे, कौन-कौन देखेंगे। हमारी कमजोरी लोगों को दिखेगी कि ये ऐसा भी होता है। मगर क्या करें, मजबूरी है। अगर हमारा नुकसान ही भाई हो रहा साहब, है, तो ये अब हमारा नुकसान मैं हो रहा है, सार्वजनिक मंच से इलियास भाई ये बातें जो है सार्वजनिक मंच से कहनी पड़ेगी। कि या तो आप सुपरवाइजर बन लीजिए या फिर आप यूनियन के लीडर बन लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं। अगर आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो जो आंदोलनकारी जो हमारे भाई बहन है, उनको आप उनका सत्यानाश करोगे, क्योंकि सुपरवाइजर का काम है उनको प्रताड़ित करना, तो उनको किसी उनको सीधा करने का काम भी तो ठेका कर्मियों का ही है, कर्मचारियों का ही है। हाँ, दूसरा बिल्कुल। कौन करेगा? कर्मचारी भाई है, वही उनको सवाल पूछेंगे कि भाई कल ने इन लोगों ने धरना दिया तो सारे पदाधिकारी थे, लेकिन आप मंच पर क्यों नहीं थे? ये तो सवाल तो यही पूछेंगे तब होगा। बिल्कुल, कर्मचारियों को पूछना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग धरने प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, जो लोग यूनियनों को सहयोग करते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है, उनका कोई भी हटाया नहीं गया है। किसी भी बड़े स्तर से, छोटे स्तर से किसी को भी कर्मचारियों को हटाया नहीं गया है। और अगर वो सुपरवाइज़र से सवाल कर लेंगे, तो क्या बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लेंगे? उनको सवाल करना चाहिए। बस बात तो थोड़ी-सी ये है कि कर्मचारी भी अपने वो सहूलियत देखते हैं। अपने आराम देखते हैं, वो देखते हैं हमें ड्यूटी अच्छी जगह मिल जाए, एक की जगह 2 ड्यूटी मिल जाए, एक सुबह की शिफ्ट मिल जाए, एक शाम की शिफ्ट मिल जाए, 2-2 शिफ्टें मिल जाएँ, आराम की ड्यूटी मिल जाए, डबल तनख्वाहें मिल जाएँ, फेवर मिल जाए सुपरवाइज़र का, ठेकेदार का, तो प्रशासन का, कर्मचारी भी आराम मेरा दें। हुँ, मेरा अगला सवाल भाई साहब ये है कि क्या ठेका प्रथा खत्म होगी और इसके लिए क्या महासंघ लंबी लड़ाई लड़ेगा या लंबा संघर्ष करेगा? एक दिन के धरने के बजाय क्या वह अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार है कर्मचारियों के कहने पर? भई महासंघ हमेशा तैयार है। महासंघ महासंघ संगठन है, वो इन्हीं आवाज़ को उठाने के लिए है। हम आज भी तैयार हैं और हमने इतनी कमर कस करके ये काम किए हैं आज तक भी इतने सालों के अंदर। और जब-जब कई बार तो इतना परिस्थितियाँ ऐसी भी रही है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारे साथ जाने के लिए और लेटर को देके आने के लिए और बस रिसीव में लेके आने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और फिर हमारी सेवाएँ जो इमरजेंसी सेवाएँ होती हैं, हम तो चिकित्सा से हैं, हमारी सेवाएँ इमरजेंसी सेवाएँ होती हैं, हमारे कर्मचारी सारे बिज़ी होते हैं। तो हमने तो इतनी कमर कसी हुई है कि जब ज़रूरत पड़ी है तो बहुत बार आज तक मैं अकेला भी जा करके लेटर को दे के आया हूँ और रिसीव में लेके आया हूँ। कहाँ? छोटी-मोटी जगह नहीं, सीएम कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री ऑफिस, सीएमओ, सीएम हाउस, हम इतनी बड़ी-बड़ी जगह मैं अकेले दे के आया हूँ। तो मैं तो ख़ैर मेरे कहने का मतलब ये है कि महासंघ कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। हम हमेशा आधी रात को भी तैयार हैं आगे के लिए, मगर फिर एक नए सिरे से एक नई रणनीति से फिर हम उसको नया प्लानिंग करेंगे। आप लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं या जो लोग आगे देखेंगे, उसको इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि सारे विभाग और सारे पदाधिकारी एकजुट हैं। आप इसको बहाना मत बनाइए, सारे विभाग और सारे पदाधिकारी एकजुट हैं, अगर कहीं कमी है, तो आपकी खुद की कमी है, आप नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम वकील हायर करें और वकील के माध्यम से आपको अगर मजबूती मिलती है, आपको लगता है कि आपको डर नहीं लगेगा, आप आश्वस्त हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम एक वकील हायर कर लेंगे संगठन की तरफ से और आप उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात करिए, वो जो आपको समझाएँ, उनके माध्यम से चलिए। लीलाधर जी और कालू सिंह जी राठौड़ का भी मैसेज है नीचे। उनके जवाब से पहले मैं एक छोटा-सा सवाल और है। क्या आरएलएसडीसी लागू करने के पीछे गहलोत की ये मंशा थी कि ठेका कर्मियों को एक किया जाए? या फिर एक लॉलीपॉप थी? या जो ठेका कर्मी बिखरे हुए थे, उनको एक माला में पहराने का काम भी हुआ है? इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, कोई भी घोषणा करना सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा होना, वो लॉलीपॉप साबित होगी या वो धरातल पर आएगी, ये काम सरकार से ज़्यादा कर्मचारियों के और संगठनों के हाथ में है। ये मेरा मानना है
कि कोई भी मान लीजिए आरएलडीसी की घोषणा होना, ये सरकार ने तो घोषणा की थी। उन्होंने तो बिंदु के अंदर संदर्भ में 159 में भी दिया था। उन्होंने आरएलडीसी के लिए रूल्स वगैरह की भी तैयारी की थी। बहुत सारी चीजें जो अंदरूनी है वो आपको पता भी नहीं होंगे कि बहुत सारी तैयारी अंदर भी हुई थी। मगर इसको लॉलीपॉप छोड़ समझ करके छोड़ देना या इसको धरातल पे लागू करवाना ये संगठनों का और कर्मचारियों का काम है। बहुत सारी दुनिया की असंभव चीजें हैं जो कि सरकार से मंजूरी मिलवानी चाहिए होती है, जिनके अंदर बहुत सी असंभव चीजें हैं जो कि संगठन के माध्यम से और कर्मचारियों के दम पे और संख्या बल के दम पे मंजूर करवाई गई है, मंजूरी मिली है उनको, अनुमति मिली है उनको। तो अब ये जो आरएलडीसी है, ये लॉलीपॉप है या ये धरातल पे उतरेगी, ये तो हमारे ही हाथ में है यार। हम इसको करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मगर अगर कहीं कोई कमजोरी दिख रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर विचार करिए, मीटिंग करिए, इस पर चर्चा कीजिए, आगामी रणनीति बनाइए कि ये इसके अंदर कमी कहाँ रह रही है। और ऐसा नहीं है कि ये काम होगा नहीं, ये काम ज़रूर होगा क्योंकि ये कोई राजस्थान की बात नहीं है। हरियाणा में भी ये काम हुआ है, दिल्ली में भी ये काम हुआ है और राज्यों के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो और राज्यों में भी हुआ होगा। तो अभी हाल-फिलहाल के अंदर देखें तो हरियाणा में भी ये हुआ है और हरियाणा सरकार ने वो गलती नहीं की जो राजस्थान सरकार ने की थी पिछली, कि चुनाव से पहले उसकी नोटिफ़िकेशन भी ना निकाले। हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले नोटिफ़िकेशन निकाल दी थी। और तो मेरा अगला सवाल ये है कि 2022 रूल्स कि बार-बार कैबिनेट की बैठक में इनकी चर्चाएं हो रही है और इनका काम हो रहा है संविदा कार्मिकों का। लेकिन जो आरएलएसडीसी है उसके बारे में अभी तक सरकार ने ना ही कोई घोषणा की है, ना ही इस पर कोई गौर किया है, सरकार चुप है। तो इसके पीछे भी क्या ठेका कर्मचारियों की कमी है? कमी तो देखिए ठेका कर्मचारियों की है ही, वो दिखती है। लेकिन ठीक है, अब इस ठेका कर्मचारियों की कमी पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। संविदा और सेवा रूल्स में जाने वाले जो पद हैं और जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम कम छोटी संख्याएँ हैं उनकी। एमएनडीवाई वालों की शायद 6000 कुछ ऐसे कुछ करीब-करीब संख्या थी। हम बात जब ठेका कर्मचारियों की करते हैं, तो ठेका कर्मचारियों की संख्या 2 लाख कम से कम 2 लाख है। और इनकी वास्तविक संख्या को पता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इनकी वास्तविक संख्या को सरकार भी नहीं पता लगा सकती है, कि वास्तव में ठेका कर्मचारियों की संख्या क्या है। सरकार भर्ती तो करती नहीं है, नई भर्ती तो जो है परमानेंट नियमित कर्मचारियों की नई भर्ती तो निकालती नहीं है। कई-कई साल बीत चुके हैं, मैं मेरे चिकित्सा का अगर हवाला दूँ, मैं चिकित्सा विभाग की बात करूँ तो 4th क्लास की भर्ती निकले बरसों बीत चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद होता नहीं, बाबू के पद होते हैं, वो बाबुओं के पद की भर्ती निकले हुए बरसों बीत चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकले हुए 12 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, 12 साल में तो अब तक मैंने देखी नहीं निकलती हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भर्ती नई तो निकलती नहीं है, तो काम कौन कर रहा है? काम तो ठेका एक कर्मचारी कर रहा है। संविदा सुनना 1 मिनट, सुनिए जी, कि ठेका कर्मचारी ही काम कर रहे हैं सारे विभागों के अंदर। नई भर्तियाँ तो सरकार निकालती कहाँ है? वो जो निकलती हैं, वो बीच अधर में लटक जाती हैं। किसी का पेपर लीक हो जाता है, किसी में फर्जीवाड़ा हो जाता है, तो वो जो हो रही है भर्तियाँ, वो भी म कैंसल कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती हैं। बरसों से सभी विभागों के अंदर, विभिन्न कैडर के अंदर भर्तियाँ पिछले 15-15 साल से भर्ती नहीं हुई है 4th क्लास की कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे एलडीसी, यूडीसी पद के बाबुओं की, तो ये चिकित्सा के अंदर तो हुई भी नहीं है। तो बहुत सारे फिर काम कौन कर रहा है? ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या के अंदर प्रदेश में ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं। संविदा सेवा रूल्स में जो शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है संख्या उनकी छोटी है जिन-जिन विभागों की, उन छोटी संख्या वालों को ले करके उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा होगा तब पता पड़ेगा कि हाँ, अब इन्होंने नियुक्ति ले ली है। एक शुभम कुमार जी का मैसेज आ रहा है बार-बार कि आप सभी अलग-अलग भागोगे तो एक मिलकर नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इनके मैसेज का जवाब मैं दे दूं आपको कि भाई सब मिल गए हैं और 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट है जो महासंघ के साथ में अटैचमेंट है और 21 तारीख को धरना दिया था। उस टाइम 15 से ज्यादा पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे और सभी एक है और आगे भी एक रहेंगे। तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल शुभम कुमार जी अब से लास्ट सवाल या आप ये पूछ लीजिए कि आप अगर खुद ही धरने में थे, तो आप सवाल कीजिए, एक फ़ोटो डाल दीजिए मैसेज में। शुभम जी, कुमार जी खुद धरने में थे क्या? पूछिए एक बार। जनता तो सवाल तो पूछ सकती है नहीं, और सवाल पूछ आज सकते आज मैं पदाधिकारी बन के नहीं बैठा हूँ, आज मैं ठेका-कर्मी बन के बैठा हूँ। हाँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि एक ठेका-कर्मी होने के नाते ठेका कर्मचारी बहुत डरा हुआ है और ठेका कर्मचारी किस-किस से लड़ रहा है?
इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ठेका कर्मचारी एक ठेका कर्मचारी ही है। हाँ। हकीकत में देखोगे आप तो ठेका कर्मचारियों के अंदर भी हमारे बगल वाले भी हमारे विरोधी होते हैं। वो कैसे विरोधी क्यों? होते हैं? कोई हुँ, ठेकेदार के खास बनना चाहते हैं, तो ठेकेदार की फेवरेट लिस्ट में आना चाहते हैं। कोई उनका सुपरवाइज़र उनकी फेवरेट लिस्ट में आना चाहते हैं। तो जो बेचारे यूनियन के लिए जो काम करते हैं, जो यूनियन को सहयोग करते हैं, वो बेचारे अलग नज़र से देखे जाते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, लोग हमारे ही साथी हैं, हमारे पद पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे 4th क्लास है, चाहे अन्य किसी पद के कर्मचारी हैं। हमारे खुद कर्मचारियों के अंदर भी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सभी के ही चहीते हैं, हमारे विरोधी बहुत हैं। क्योंकि हम जो काम करवाने चले हैं कि ये ठेका प्रथा समाप्त हो, ये शोषण रूपी प्रथा है, उसके अंदर उन लोगों का नुकसान है जो ये ठेका चला रहे हैं। जो कंपनी है, ठेके ठेके कंपनियाँ हैं, ठेका फर्में हैं, उनसे जुड़े उनके कर्मचारी हैं, उनके घर के लोग लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदार लगे हुए हैं। वो लोग जो ये व्यवस्था चला रहे हैं ठेके की, वो लोग हमारे विरोधी हैं और उनके समर्थक भी हैं। हमारे समर्थक सारे नहीं हैं। आज हमारे बगल में ठेकेदार के ठेका फर्मों के समर्थक भी बैठते हैं। वो हमारा पुरज़ोर विरोध करते हैं, हमारी शिकायतें भी करते हैं, हमारे कई साथी कर्मचारी सीटें भी इसी वजह से उनके ट्रांसफर और सीटें चेंज हो जाती हैं। नौकरी तो खैर किसी की नहीं जाती है, लेकिन सीटें तक भी चेंज हो जाती है। तो आपको मैं तो इतनी-सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हम हमारा संघर्ष किन-किन के साथ है, हमारी किन-किन से हमारा विरोध तो खुद हमारे लोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठेका फर्मों के चहीते हैं। उनको नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, उनकी डिग्रियाँ नहीं होंगी इस लायक कि वो ईमानदारी से योग्य होकर के योग्यता के आधार पे यहाँ सरकारी विभागों में काम कर सकें। तो वो एक अप्रोच से ठेकेदार के रिश्तेदार होने के नाते वो काम कर रहे हैं आराम से। 1 ड्यूटी कर रहे हैं, 2 ड्यूटी कर रहे हैं, 3 ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा तो तो क्या हम संघर्ष ये सोच सकते हैं भाई साहब कि एक ठेका कर्मचारी सबसे पहले एक पार्टी से लड़ रहा है, एक सरकार से लड़ रहा है, अधिकारियों से लड़ रहा है, सरकारी कर्मचारियों से लड़ रहा है तथा अपने ही पास में बैठे कर्मचारी से भी लड़ रहा है। लड़ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। इन सब से लड़कर क्या उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि जीतेंगे या टाइम लगेगा? वक़्त तो सभी चीज़ों में लगता है। मैंने कहा ठेका कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है और इस संख्या के लिए जो पॉलिसी को चेंज करने की बात है, जो ये पॉलिसी चेंज करने का ये जो कार्य है, वक़्त तो लगेगा और इतने बड़े-बड़े कामों में वक़्त भी लगता है, लेकिन ये कतई बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अभी तक जो है कोई संतोषजनक कार्य भी नहीं हुआ है। संतोषजनक कार्य निचले स्तर पे काफ़ी हुए हैं। मामला यहाँ तक पहुँचा है कि आज मुझे जितनी जानकारी है उतनी मैं बता रहा हूँ कि हाँ। जो 2 फाइल हमारी ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय के पास एक अटकी हुई है। नीचे वो फाइल अगर वहाँ से साइन होकर के ज़रूर निकलेगी, अवश्य निकलेगी। ऐसे हम आशा करते हैं, हमारा हमने जो अब तक संघर्ष किया उसके आधार पर और उससे वहाँ से निकल कर के वो आएगी नीचे चीफ सेक्रेटरी महोदय के यहाँ। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय से हमने मुलाकात की है, उन्होंने हमसे हाँ, इस समय अगर लाइव लोग देख रहे होंगे और वो जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी बताएँगे आपको कि 25 से 30 लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से ग्राउंड के अंदर बाहर मैदान में चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था कि अगर फाइल सरकार के पास से साइन होकर के यहाँ तक आ जाती है, तो मैं 5 मिनट भी नहीं लगाऊँगा। मैं 5 मिनट के अंदर उसको साइन करके उस फाइल को आगे बढ़ा दूँगा। तो प्रशासनिक स्तर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके स्तर पे तो आप देख रहे हैं कि मुखिया जो है चीफ सेक्रेटरी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सार्वजनिक रूप से 40 लोगों के बीच में ये बात कही थी कि मेरे पास अगर फाइल आ जाती है, जितनी जल्दी आप मँगवा सकते हो, भिजवा सकते हो, मेरे पास भिजवा दो और मैं 5 मिनट भी नहीं लगाऊँगा इसको आगे करने में। तो यहाँ जो बात है कि 2 फाइलें जो वो हमारी आगे आकर के निकलने की, यहाँ तक पहुँचने की है, तो यहाँ तक अगर हमने मामले को पहुँचाया है, तो ये भी कोई आसान बात नहीं है, ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी पहुँचेगा और काम ज़रूर होगा। आपको पता है कि ये काम लास्ट टर्निंग पॉइंट है ये और चरम पर है ये लास्ट सिचुएशन है जबकि अगर सरकार की तरफ से ये फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है पास कर दिया जाता है तो जब जो करने वाले हैं खुद वो अगर आगे पास कर देते हैं इस काम को तो फिर अटकाने वाला कौन है कोई भी नहीं है तो जो लोग जिनका इससे नुकसान हो रहा है वो ठेका फर्में हैं जो चाहती हैं कि उनका काम चलता रहे और धंधा चलता रहे उनका तो उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगा रखा होगा कि ये काम नहीं हो संख्या बल इकट्ठा नहीं हो पाना, हमारी माँग को मजबूती से हम नहीं पहुँचा सके। इसमें जितने भी जो तत्व हैं, जिनको ये काम को नहीं होने देना है, जिनको रोकना है, उन्होंने अपना 100% है कि उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा रखा होगा, कि ये काम नहीं हो। उसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी ज़रूर पहुँचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वक़्त तो सरकारी काम है और इतने बड़े स्तर का काम है। ये भी एक इतिहास है कि ठेका प्रथा जैसे लाखों लोगों को काम कर रहे
पॉलिसी के अंदर, उस पॉलिसी को चेंज करना भी अपने आप में इतिहास है। काम ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ के साथ मेरा संदेश ये भी है कि काम होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे सभी कर्मचारी या पदाधिकारी या सभी लोग बैठे रहें। अ, एकजुट होकर के अच्छी नीयत से सभी को आकर के साथ देना पड़ेगा और तब काम जाकर के जल्दी होगा और अच्छे से होगा, वरना संघर्ष ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो मेरा एक सवाल और भी है कि जब भी आंदोलन करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट करे, इतने दिन सभी अलग-अलग डिपार्टमेंट के आधार पर हो रहे थे, लेकिन अब महासंघ के आधार पर हुए, तो क्या जॉब गारंटी नहीं होने के कारण ही ठेका कर्मचारी बाहर नहीं आ रहा है? और उस जॉब देखिए गारंटी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? देखिए, ये नीचे मैसेज और आपका सवाल एक ही है। एक तो जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि जॉब गारंटी हो। एक शुभम कुमार जी कह रहे हैं कौन ज़िम्मेदारी लेता मेरी नौकरी ना जाने की और अब भी मैं लड़ हुँ, रहा हूँ अकेला सर जी। मैं हमारा सहयोग और हमारी सहानुभूति सबके साथ है। शुभम कुमार जी के भी, जितेंद्र शर्मा जी के भी और सवाल पूछने का अधिकार सबको है और हम यहाँ अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से कहते हैं कि आप जवाब भी सबके देंगे। और आप लड़ रहे हैं अपने स्तर पर बहुत अच्छी बात है। और अकेले लड़ रहे हैं, ये भी आपकी मजबूती है कि आप अकेले लड़ रहे हैं, मगर आप अकेले लड़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, हम साथ हैं आपके, हमारे साथ खड़े होइए, हमारे साथ लड़िए और नौकरी जाने की फिर मैं कहता हूँ कि जितने लोग धरने में अब तक आए हैं हमारे साथ, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 2021 से हम लगातार लगे हुए हैं इस माँग को अपनी वाजिब माँग को मनवाने के लिए। 2021 से अब तक कोई एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है हमारा भाई-बहन पूरे हमारे से जो जुड़ा हुआ होगा, जिसकी नौकरी गई होगी। अगर कोई कहे मेरी नौकरी चली गई तो वो गलत बात होगी, आप उसको छानबीन करना, वो नौकरी खुद छोड़ के गए होंगे या उन्होंने कोई ऐसी गलती की होगी कि काम में कोई कमी बरती होगी या कोई और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया होगा, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई होगी। बाकी संगठन को सहयोग करने से या अपनी आवाज़ को उठाने से किसी की नौकरी नहीं गई है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई एक आदमी आकर के एक हमारा भाई-बहन आके कह दे कि नौकरी चली गई। तो कहने का मतलब वही है कि आप कह रहे हैं जॉब गारंटी हो, जॉब की गारंटी है ना, क्यों नहीं है जॉब की गारंटी? ये इलियास भाई बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, हमारी कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है। हमें आप आकर के मिलोगे, मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय में काम करता हूँ, इलियास भाई नागौर डेगाना में कार्यरत हैं और मेरे को आके देखोगे आप, मैं बिल्कुल आपसे ज़्यादा साधारण कर्मचारी हूँ और कोई मेरी अप्रोच नहीं है कि मैं इस नौकरी में टिका हुआ हूँ और यूनियनें चला रहा हूँ। मेरे को कोई बड़ा कोई मेरे ऊपर हाथ है, मैं उनके दम से ये यूनियनें चलाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप मुझे देखोगे तो मैं आपसे ज़्यादा साधारण कर्मचारी और साधारण आदमी हूँ। घर से कई लोग मिलने आते हैं, मैं ड्यूटी पर होता हूँ, उस दौरान मेरे से मिलने आते हैं, वो लोग देखेंगे, वो बताएँगे कभी उनसे मिले होगे तो आप। तो यहाँ किसी अप्रोच की, किसी बड़ी उसकी हाथ होने की कि हमारे ऊपर हो तब हमारी नौकरी बचे और हमारी जॉब की गारंटी हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसी की नौकरी ऐसे नहीं जाती है। श्रम कानून आपके लिए बने हुए हैं, बहुत सारे कानून हैं मान लीजिए न न इसकी अपनी न्याय प्रणाली की तरफ से हमारी और श्रम विभाग की तरफ से भी। सिर्फ बात इतनी है कि आपको नॉलेज नहीं है। आप जुड़िए, संगठन से जुड़िए, हम श्रम विभाग के हिसाब से संगठन को जल्द ब ये जो प्रदेश स्तर का बना है, इसको रजिस्टर्ड कराएँगे। श्रम विभाग के नियम होते हैं, ऐसे नौकरी से किसी को नहीं हटाया जाता है। अब अखबार पढ़ते हैं, आए दिन स्टे मिलते हैं, ये स्टे किसी और अनजान लोगों के नहीं है, ये हमारे विभागों के हमारे ही साथी कर्मचारी हैं और इनको रास्ते भी हम ही लोग दिखाते हैं कि अब जब अ, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय जो है, उनकी शरण में जाइए, वहाँ से आपको पूरा न्याय मिलेगा और सबको मिला है न्याय। और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी दूर जाने की। जॉब आज का गारंटी महत्वपूर्ण सवाल है भाई साहब मेरा, जॉब गारंटी का सवाल, इसकी आप जवाब भी मिल गया सब लोगों को और आरएलएसडी में जॉब गारंटी है। जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें जॉब गारंटी है। लेकिन मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि महासंघ क्यों बनाना पड़ा आपको? किस वजह से बनाना पड़ा? देखिए, महासंघ नियमित कर्मचारियों के संगठन आप तक आपने प्रदेश के अंदर 4 से 5-6 संगठन आपने नियमित कर्मचारियों के देखे होंगे। महासंघ को अगर मैं मेरी जितनी जानकारी है मैं उसको परिभाषित करूँ तो इस तरीके से समझ लीजिए, महासंघ एक सर्वोच्च संगठन है, उन सभी संगठनों का, उन सभी घटक दलों का, जो कि एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के एक अपना मंच तैयार कर लेते हैं।
आवाज 20 उठाते हैं हम। 20 विभाग हैं, 20 विभाग हैं, 20 संगठन हैं, या 30, 40, 50 विभाग हैं, या 50 संगठन हैं, जिला स्तर के हैं, संभाग स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के, वो मिल करके, सारे मिल करके एकजुट होकर के जब एक संगठन को बनाते हैं तो महासंघ बन जाता है। महा का नाम ही है कि बहुत सारा जब एक विशाल भव्य, एक बड़ा विशाल जो इकट्ठा हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो वो महासंघ हो जाता है। तो इस तरीके से ये महासंघ हो गया, क्योंकि हमारे पास अपने 25-30 विभाग समर्थन देते हैं हमको। जो महासंघ, संयुक्त महासंघ ठेका कर्मचारियों को बनाया, उसको 25 से 30 विभाग समर्थन देते हैं। उनके नाम भी हैं लेटर हेड के ऊपर। तो ये महासंघ इस तरीके से महासंघ कहलाता है। जब इतने सारे संगठन और इतने सारे विभाग एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल करके काम करते हैं, तो महासंघ कहलाता है वो। और महासंघ बनाने का उद्देश्य उद्देश्य हमारा ये है कि विभाग हमारे वही हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, कृषि हो, शिक्षा हो, चाहे विद्युत हो, चाहे 108, 104 हो, कोई सा भी हो, विभाग तो सारे वही हैं। और उन्हीं विभागों के, उन्हीं कर्मचारियों के दम पे नियमित कर्मचारियों ने संगठन बनाए हुए हैं। 1 बने, 2 बने, 4, आज शायद मेरे हिसाब से प्रदेश के अंदर 5 से 6 विभाग हैं। 5 से 6 संगठन है, महासंघ है 5 से 6 नियमित कर्मचारियों के। जबकि ठेका कर्मचारियों का एक भी संगठन नहीं है। विभाग वही हैं, कर्मचारी वही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो नियमित थे, हम अनियमित हैं। हम ठेके पर कार्यरत हैं। तो ठेके पे कर्मचारियों को कार्यरत है, हमारी संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। अगर हम ठेके पर जो कार्य कर रहे हैं, 2 लाख की संख्या को ये वाजिब बात नहीं है कि हम हमारा महासंघ बनाएँ, और हमारी किसी से मनमुटाव है नहीं। आज भी हम लोग, अगर हम हमारे जो पुराने संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी थी कि ये भी एक चैलेंज है कि हम खुद क्या नहीं कर सकते। एक बात बताइए कि हम हमेशा जी, दूसरों के ऊपर ही चलते रहे कि वो करके देंगे, वो करके देंगे, तो हमारा ज़मीर जो है ना, वो हमें, हमारा ज़मीर कहता है कि आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहो कि भाई साहब आप करवा के दो, साहब आप करवा, अध्यक्ष साहब आप करवा के दो, नियमित कर्मचारी संगठनों के, भाई साहब आप करवा के दो। हम हर चीज़ में उन पे डिपेंड रहे, हम खुद क्यों नहीं कर सकते? एक बात बताइए। और जब आप आज कर भी रहे हैं, अब माँग मंजूर हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो हमें करते हुए थोड़ा वक़्त हुआ है। जब वक़्त बीतेगा, समय बीतेगा, तो वो माँग भी मंजूर होगी। जैसे और नियमित कर्मचारी संगठनों के महासंघ बने हुए हैं, ऐसे ही हमारा ये महासंघ भी काम कर रहा है। और जब हमारी माँग पूरी होगी और आप जब देखेंगे कि माँग पूरी हुई, तो उन्हीं की तरह हमारा भी महासंघ चर्चा में आएगा प्रदेश के अंदर के। ये लोग, ठेका कर्मचारी लोग भी एकजुट हुए हुए हैं महासंघ के माध्यम से। ये आप बार-बार सवाल कह रहे हैं कि सबको एकजुट होके रहना चाहिए, तो ये महासंघ का नाम, एकजुट होने का नाम ही महासंघ होता है। ये 25 से 30 विभाग जो एक साथ जुटे हुए हैं, और भी जो संगठन जुड़ रहे हैं, वो एकजुटता का ही संदेश होता है सरकार को, कि महासंघ बन गया यानी सारे एकजुट हो गए हैं। और धीरे-धीरे परफॉर्मेंस सुधरेगी हमारी, और माँग भी मंजूर होगी। अगर कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, तो वो आप सबको और हम सबको करने की ज़रूरत है। आप भी सहयोग कीजिए, हम भी आधी रात को ठेका कर्मचारियों के हित में प्रयास करने के लिए तत्पर हैं हम। आईसीटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामकरण जी सैनी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब आगामी रणनीति में इन सभी को आप कोई काम दोगे कि भाई जिला स्तर की टीमें गठित करो या तहसील स्तर की टीमें गठित करो, या ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा? इनके लिए कोई मोस्ट मैसेज है आज के लिए? ये बिल्कुल मैसेज ये बिल्कुल है कि देखिए, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। और क्योंकि प्रदेश खुद पहले कितने जिलों में 34-33 जिलों के अंदर पहले बँटा हुआ था प्रदेश। जी, अभी जिले जो हैं बढ़ कर के 50 हो गए हैं शायद। तो प्रदेश जी, खुद 50 जिलों में, 33-34 जिलों में बँटा हुआ है, तो हमारी शाखाएँ भी 33-34, 50 जिलों में बँटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर सरकारी विभाग भी हैं, और सभी जिलों के सरकारी विभागों में, सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों के अंदर हमारे ठेका कर्मचारी भी हैं, और सभी की माँग भी वही है, सभी की सैलरी भी वही है, सुविधाएँ भी वही सभी को चाहिए, और माँग भी सबकी वही है। तो कहने का मतलब है कि जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, तहसील स्तर पे संगठन को मजबूती मिलनी चाहिए। संगठन जिला स्तर पे आप सभी लोग, हर विभाग के एक दूसरे से संपर्क कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अभी एक हमारे भाई शुभम कुमार जी थे, या जितेंद्र जी, शुभम कुमार जी थे, बोला मैं अपने स्तर पर और अपने विभाग में लड़ाई को जारी रखे हुए हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके जज़्बे की सराहना करता हूँ। अपने साथ, अपने जिले के, अपने तहसील स्तर के और जो विभागों के कर्मचारी हैं, अगर आपके कर्मचारी साथ नहीं देते हैं, आपके विभाग के, आपके अगल-बगल के, तो अपने दूसरे विभागों के कर्मचारियों को साथ लीजिए। उनका, उससे आपका भी हौसला बढ़ेगा, उनका भी हौसला बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी। संगठित होगे और ऐसे करके अपनी टीम को मजबूत कीजिए
ये जब टीमें अलग-अलग जिलों की और अलग-अलग संभाग और तहसील स्तर की जब एकजुट होंगी, तो यहाँ जो है हम एकजुट होकर के बड़ी संख्या के अंदर सरकार से अपनी माँग को मजबूती से रख सकेंगे कि हमारी ये माँग है और वाजिब माँग है और आपको पूरी करनी चाहिए। और सरकार ज़रूर पूरा करेगी। जिला स्तर पे टीमों को मजबूत कीजिए अपनी, अपने आस-पास के जो दूसरे विभाग हैं, एक ही विभाग नहीं है आपका जिसमें आप काम कर रहे हैं, और भी विभाग हैं और सभी की वही माँग है, वही परेशानियाँ हैं और सभी की सारे की सब कुछ वही है। उनको साथ लीजिए और जिला स्तर की टीम मजबूत कीजिए। बार-बार सुखराज सैनी जी का मैसेज आ रहा है कि एम्बुलेंस ठेका पड़ता जो खत्म हो रही है वो 30 तारीख को उनका टेंडर खत्म होने वाला है। तो इसके पीछे तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा सवाल का जवाब तो एम्बुलेंस 108 के प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं, या आपके पास ऐसा कोई जवाब है तो प्लीज इनको जवाब दीजिए। सुखराज सैनी जी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता कार्यकर्ता समझ लीजिए, पदाधिकारी समझ लीजिए, कर्मचारी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। सुखराज सैनी जी हमारे बहुत एक्टिव कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं और आज भी ये यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता दूँ कि एम्बुलेंस का ठेका खत्म हो रहा है। कोई भी विभाग है, चाहे 104, 108 एम्बुलेंस सेवा है। अभी जब तक कि आरएलडीसी कंप्लीट नहीं हुई है, तब तक की व्यवस्था चलाना तो ज़रूरी है। ये बात तो समझनी पड़ेगी, हमको भी समझनी पड़ेगी कि आरएलडीसी अगर कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब बीच में तो ठेका समाप्त नहीं कर सकते, व्यवस्थाएँ चलाना तो बंद नहीं कर सकते। आज कोई तो किसी कर्मचारियों का धनी-धोरी होगा ना कि कोई व्यवस्था कैसे तो चलेगी ना, कैसे तो 108, 104 चलेगी, कैसे तो चिकित्सा विभाग, अस्पताल चलेंगे, कैसे ना कैसे तो कृषि विभाग चलेगा। तो व्यवस्था चलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम ज़रूरी है और अभी आरएलडीसी अगर नहीं बन पाया है, तो नियमित तो सरकार आपको पता है कि फिर अचानक से ऐसे नियमित तो कर नहीं सकती कि आरएलडीसी जब इतना टाइम लग रहा है, तो नियमित तो रातों-रात कर नहीं सकती। व्यवस्था तो चलानी पड़ेगी, 104, 108 तो चलानी पड़ेगी, जनता को सुविधाएँ तो देनी पड़ेगी। तो आरएलडीसी नहीं बनी है, तो वो ठेके दोबारा हो जाएँगे। उसको या तो कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर ठेके नए सिरे से कर दिए जाएँगे। लेकिन आप ठेके की शर्तों को हमेशा कॉपी निकाल कर के पढ़ा कीजिए। ठेके की शर्तों में अंत में या कहीं भी बीच में एक शर्त अवश्य होती है कि ये जो ठेके किए गए हैं, इसी को किसी भी समय, किसी भी दिन नोडल ऑफिसर की अनुमति से या जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी अनुमति से किसी भी दिन ठेकों को निरस्त किया जा सकता है। किसी भी दिन, किसी भी समय यानी एक ही दिन के अंदर आपके चाहे आज ही ठेके हुए हैं, अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आज आरएलडीसी बन गया है, आज के माध्यम से नियुक्ति दे रहे हैं, तो आज ठेके ठेके किए हैं, तो आज के आज में इसको निरस्त करने का अधिकार होता है। ठेके की शर्तें जो हैं वो लागू होती हैं। ठेके की शर्तों पे ही काम चलता है विभाग के अंदर और शर्तों में हमेशा आप शर्त निकाल के पढ़ना उनकी। ठेके के जो टेंडर की जो शर्तें हैं, विशेष, साधारण और विशेष दोनों प्रकार की शर्तें निकाल के पढ़ना। उसमें आपको पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा कि ये किसी भी दिन निरस्त किए जा सकते हैं, अधिकारी की पावर से। तो आज अगर ठेका हो रहा है अगर हुए हैं, भैया अशोक गहलोत साहब की सरकार ने आरएलडीसी की घोषणा तो कर दी थी, मगर ठेके बंद नहीं हो पाए थे। हमने बहुत आवाज़ उठाई, अखबारों में भी डलवाया, मीडिया के माध्यम से भी सब कुछ किया, मगर ठेके करने पड़े दोबारा क्योंकि आरएलडीसी कंप्लीट हुई नहीं थी और व्यवस्था चलानी ज़रूरी है, तो वो ठेके दोबारा कर दिए गए। अब ठेके दोबारा कर ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन अगर आज आरएलडीसी कंप्लीट हो जाती है आधी रात को भी, तो कल सुबह ठेके निरस्त किए जा सकते हैं। ये नियमों में है। एक शुभम कुमार जी का सवाल है, उसका भी आप थोड़ा-सा जवाब दे दीजिए। पीएफ और ईएसआई देने में वो जो ठेकेदार है वो आनाकानी कर रहा है। हाँ, ये मैंने आज संवाद लगाया सीएम जन सुनवाई में कि ठेकेदार के खिलाफ जो हमारा पीएफ ईएसआई देने में आनाकानी कर रहा है सर जी। ये बहुत अच्छी बात है। ये जब से जन सुनवाई में आपने पीएफ और ईएसआई का लगाया है, लिखित में लगाइए और एक कॉपी रिसीव के अंदर अपने पास लेकर रखिए ताकि आपको आगे जब श्रम विभाग, लेबर कोर्ट के अंदर परिवाद दर्ज कराने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये उपलब्ध हो कॉपी या आपको माननीय हाई कोर्ट जाना पड़े तो ये कॉपी आपके पास उपलब्ध हो। आज आपने यहाँ लगाया है, आपकी सुनवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। ईएसआई कार्ड बनने में मात्र 15 मिनट से आधा घंटा लगता है, मैं आपको बता दूँ। ईएसआई कार्ड बनाने आप बैठोगे तो एक आपकी पारिवारिक परिवार की फ़ोटो जिसमें कि जो आपके निर्भर हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं आपके, बीवी-बच्चे, माँ-बाप हैं, आप खुद हैं, वो जो भी है उनकी एक परिवार की फ़ोटो लगेगी। उसके अलावा जो साधारण आईडी वगैरह की ज़रूरत होती है वो लगेगी और जो फर्म के ज़िम्मेदार हैं वो आधे घंटे से 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर
आपका ईएसआई कार्ड बना देंगे, ये इतनी छोटी-सी बात है। और पीएफ का भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये यहाँ से आपकी जन सुनवाई में शिकायत देने के बाद आपका कार्रवाई हो जाती है और ये काम आसानी से हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आगे रास्ते और बहुत सारे हैं। फिर वो खुद तो आपको मेरा वो आपको खुद हाथ अब जोड़ मेरी कर के बना के देंगे फिर। इतनी देर ठेका कर्मी की बात हो रही थी, अब मेरी खुद की एक पर्सनल सवाल है, और पर्सनल सवाल ये है कि सभी ठेका कर्मियों को डराने वाला सवाल है। क्या जिन ठेका कर्मियों की ईएसआई या पीएफ नहीं कट रहा है, तो उनका कुछ होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप बार-बार अधिकारियों के पास जाते हो, तो उनसे क्या आपने ऐसा सवाल किया कभी कि हमारे कुछ ठेका कर्मी हैं, उनका पीएफ नहीं कट रहा है, ईएसआई नहीं कट रहा है? क्योंकि मान लो कि चिकित्सा विभाग बड़ा विभाग है, इसमें तो कटता होगा, लेकिन जो छोटे-छोटे डिपार्टमेंट है, जहाँ पर 4 से 5 हुए हैं, कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके लिए क्या होगा आगामी टाइम, या जब भी आरएलसीडीसी गवर्नमेंट लागू करेगी या 2022 नियम में लेगी, या ऐसा भी कुछ होगा, तो इन लोगों के लिए कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है? मुझे लग रहा है ज़ाहिर भाई की कनेक्टिविटी चली गई है, और हम कल वापस एक नए मुद्दे के साथ में मिलेंगे। और अब महासंघ द्वारा ये चैनल बनाया गया है, क्योंकि बार-बार कर्मचारियों से बात नहीं हो पाती है, तो इसीलिए महासंघ का ये चैनल बना है, और हर दिन हम नए पदाधिकारी के साथ में मौजूद रहेंगे। और हमारे जो ये प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है मुद्दा, आरएलएसडीसी ऑब्लिक ठेका प्रथा मुद्दा। इस मुद्दे में हम हर एक दिन नए पदाधिकारी के साथ में आएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किए करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइबर कराएं, तथा ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवाएं, जिससे क्या है कि जो भी चीज़ होगी वह महासंघ के पक्ष में होगी। तो इसीलिए जाहिर भाई वापस अपने पास जुड़ रहे हैं, तो उनसे ये लास्ट सवाल है, ये कर लेते हैं अपन। तो मेरा सवाल आपने सही से सुना या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं वापस दोहरा बोल दूं, दीजिए और सुना है तो आप दोहरा दीजिए इलियास भाई एक बार फिर। बार-बार अधिकारियों के पास जाते हो, तो क्या आपने कभी अधिकारियों से ऐसी बात की है कि भाई हमारे जो कुछ कर्मचारी हैं, उनका ना ही तो पीएफ कट रहा है और ना ही ईएसआई कट रहा है, तो आने वाली टाइम में आरएलएसडीसी बनेगी, या 2022 रूल्स में लिया जाएगा, या गवर्नमेंट जो भी ठेका प्रथा के बंद के लिए काम करेगी, तो उसमें उन हमारे भाइयों के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है? और क्या सभी को आर ईएसआई कटवानी जरूरी है, और नहीं कट रही है तो वो क्या करें कि अब कटने लग जाए उनकी? ये एक छोटा सा सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, ना कि ठेका कर्मियों का। इस श्रम हिसाब से बेचारे पास और है क्या? का ईएसआई जाती है खुद को और खुद के परिवार को, पीएफ के अंदर उसका जो है जो सैलरी का सेविंग, ये बेचारे ठेका कार्मिक के पास और है भी क्या इसके अलावा? इसके अलावा तो कोई फैसिलिटी है नहीं। तो ये पीएफ और ईएसआई तो श्रम विभाग की तरफ सुविधाएँ मिलती आई है, होनी भी चाहिए, और अगर कटौती नहीं की है तो ये ठेका फर्म प्रशासन की गलती है। और ठेका कर्मचारी को अपने आप को साबित करने के लिए सरकारी विभाग और सरकारी विभाग या बोर्ड निगम के अंदर मैं कार्य करता हूँ, इस बात करने पीएफ और ईएसआई बैंक की जो सैलरी बैंक की सीधे अंदर आती है, हमारे अकाउंट के अंदर
मेन चीजें यही है जिनसे हम साबित कर सकते हैं कि भाई हम इस विभाग के अंदर इतने सालों से ये हमारा नाम है, अच्छा से रहा है, लागू रहा है। तो देखिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है इसके अंदर आया हूँ मैं कि बेचारे की किसी गलती नहीं है या कोई आम नागरिक है किसी की कोई गलती नहीं है। कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसमें आम आदमी का कोई दोष नहीं है। हाँ, फिर हमारी न्याय व्यवस्था बीच इंटरफेयर करेगी और जो उनको दोष उनका साबित हो उसके अंदर रिलीज में कटना ज़रूर चाहिए। का बिल भी तभी पास होते हैं हमारे भाई मुझे तो बिल मुझे पास लग कर रहा है कि आपकी आवाज़ कट रही है भाई साहब, क्योंकि बार-बार शुभम कुमार जी का मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज़ कट रही है। और क्या ईएसआई या पीएफ के लिए कोई नियम कायदे हैं या कानून है गवर्नमेंट के ऐसे? पीएफ ईएसआई ताकत है एक तरीके से इतनी हमें श्रम विभाग कानून है उन वहाँ से मिलती है। तो पीएफ ईएसआई फर्म की गलती है। ठेका कर्मचारी किसी भी जय भाई आपकी आवाज़ कट रही है, तो अब मैं इस वार्ता को यहीं खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब दिए हैं और क्या पता हम लोगों की आँख खुल जाए और आने वाले टाइम में हम मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़े हो सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और जो लोग यहाँ पर लाइव आए हैं और जिन्होंने देखा है उनका शुक्रिया। तो आप कोई लास्ट मैसेज दे आप दीजिए ठेका कर्मियों को। आपका इलियास भाई बहुत-बहुत शुक्रिया और आभार। उनसे अगर उनको कोई मिलती है और वो जागरूक हो बहुत अच्छी बात है। दूसरा फिर लाइव करेंगे जैसे भी करेंगे दोबारा के लिए ठीक है अगर ये नेटवर्क तो इतनी वार्ता है, इतनी बात काफ़ी है। फिर किसी दिन दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नई सवालों के नई बात के साथ में हम कल वापस हाज़िर होंगे, इसी प्रोग्राम मुद्दा में। गुड नाइट दोस्तों।